दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज जो महाराष्ट्र से नजारा देखने को मिल रहा है वो नजारा सचमुच महायुति गठबंधन को डराने वाला है। महाराष्ट्र की जनता के रुझान को काफी हद तक क्लियर करने वाला है। और इन सब से आगे बढ़कर क्या वाकई नंबर 1 के बाद नंबर 2 का चुनावी रण छोड़ देना, मैदान छोड़कर पलायन कर जाना, क्या इसका संदेश आम जनता नहीं समझ रही है? क्या इसे मराठी मानुस नहीं समझ रहा? और क्या एक तरह से यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि चुनाव किधर जा रहा है? दरअसल आपने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले महाराष्ट्र का चुनावी रण छोड़ दिया। प्रचार अभियान खत्म होने के 4 दिन पहले, जी हां, 18 नवंबर तक प्रचार अभियान चलना है और 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कोई सभा नहीं की। कुर्सियां खाली थी, बहुत ज्यादा उत्साह लोग नहीं दिखा रहे थे। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने मैदान छोड़ दिया। विदर्भ इलाके में उनकी 4 चुनावी रैलियां स्थगित हो गई और कहा गया कि रैलियों को पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया जाएगा, बस गृह मंत्री अमित शाह नहीं जाएंगे और उनकी जगह 2 रैलियों में स्मृति ईरानी जाएंगी और 2 रैलियों में शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। लेकिन नंबर 2 का मैदान छोड़ देना और कारण यह बताया जाना कि मणिपुर की स्थिति खराब है। मणिपुर की स्थिति तो पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से खराब है। क्या सरकार ने अपनी तरफ से ऐसी तेजी दिखाई? मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करने के लिए कि प्रधानमंत्री जुबान खोले, इसके लिए संसद में विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा। और मणिपुर के लिए यदि रैली कैंसिल की गई तो गृह मंत्री को तो मणिपुर जाना चाहिए था। जब वो दिल्ली में आए तो सीआरपीएफ के डीजी वो मणिपुर चले गए। सीसीएस की कोई बैठक भी नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और ना ही सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, इन दोनों की बैठक नहीं हुई। तो ये लोगों को आसानी से समझ में आता है कि ये मणिपुर का नाम सिर्फ लिया जा रहा है। मणिपुर के हालात निश्चित तौर पर अच्छे नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार बीच में छोड़ने की वजह कहीं हताशा तो नहीं है। कारण जो भी हो, दरअसल महाराष्ट्र का चुनाव एक ऐसी दिशा में जा चुका है जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। महाविकास आघाड़ी की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी अब फिलहाल आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन महायुति फंसी कहां है और रैली स्थगित करने के पीछे का दांव क्या है? तो दांव जो अंदर खाने के सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का रैलियों से कन्नी काटना, रैली स्थगित करना नहीं, मतलब रैलियों में नहीं जाना, उनकी जगह दूसरे को भेजा जाना। दरअसल ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है? सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में गुजरात लॉबी का नाम सुनने से ही कुछ वोट बढ़ते नहीं, कुछ कट जाते हैं। अब वोट कटने की जहां स्थिति हो, वहां प्रधानमंत्री तो 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र से रुखसत हो गए, गृह मंत्री आज रुखसत हो गए, और भाजपा के जब 2 शीर्ष नेता जब चले गए तो क्या महाराष्ट्र का चुनाव चंद्रशेखर बावनकुले, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े जैसे लोग संभालेंगे? क्या महाराष्ट्र का चुनाव स्थानीय नेताओं के भरोसे बिल्कुल अंतिम समय में छोड़ दिया गया? दरअसल ये पलायनवादी रवैया भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को कुछ हद तक बचाने की कोशिशों का नतीजा है। बीजेपी सोच क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी को यह बखूबी पता है कि बीजेपी के साथ सत्ता भोग रहे एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री की पार्टियां, जो कुल मिलाकर 135-36 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन पार्टियों को 30 से 50 के बीच में सीटें आ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन दोनों पार्टियों की सीटों की संख्या कुल मिलाकर 30 से 50 हो जाए, यानी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, ये 30 से 50 के बीच पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बीजेपी को यह लग रहा है कि कुछ निर्दलीय भी आ जाएंगे। बीजेपी को यह लग रहा है कि वो विदर्भ में मुकाबले में है, उत्तर मुंबई की कुछ सीटों पर मुकाबले में है, उत्तर महाराष्ट्र में भी वो कुछ सीटों पर मुकाबले में है, और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी सीटों पर वो मराठवाड़ा में,
एक इक्का दुक्का सीटों पर पश्चिमी महाराष्ट्र में, और कोंकण इलाके में भी तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर उसे मुकाबले में बताया जा रहा है। तो उसकी कोशिशें हैं कि किसी तरह से इस हालात में भारतीय जनता पार्टी 70-80 तक पहुंचे, तब जाकर सत्ता की कोई उम्मीद दिखाई देती है। क्योंकि ये जो 30 से 50 वाली पार्टियां हैं, ये 30 से 50 के बीच कहां रुकेंगी, इन पर अब अपनी एनर्जी जाया करने से बीजेपी को कुछ मिलना नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता है कि विदर्भ की लड़ाई जो 2014 में 44 सीटें बीजेपी को देकर गई थी चतुष्कोणीय मुकाबले में, याद रखिए तब कांग्रेस एनसीपी अलग लड़ रहे थे और शिवसेना भाजपा भी अलग लड़ रही थी। 4 पार्टियां राज्य की सीटों पर टकरा रही थी। तो उस चतुष्कोणीय मुकाबले में महज 27% वोटों के साथ बीजेपी जो 122 सीट लाई थी, उसमें 44 सीटें विदर्भ की थी और उन 44 के अलावा 78 सीटें राज्य के दूसरे हिस्सों की थी। आज मुकाबला आमने सामने का है। आज एक बहुत क्लियर कट पावर इक्वेशन है जहां से महाविकास आघाड़ी शुरुआत कर रही है, और वो पावर इक्वेशन है महाराष्ट्र में मराठा और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ का, जिसका आंकड़ा 45% से शुरू ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी संभावनाएं पता है। 2-4% वोटों के इधर उधर होने की कोशिशों से हरियाणा जैसा माहौल तो यहां बनना नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां जो इस चुनाव में तकरीबन आधी सीटें लेकर चुनाव लड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑक्सीजन से ही किसी तरह से अपनी राजनीतिक दुकान चलाने में फिलहाल यकीन करती दिखाई दे रही है। ऐसे में भला वो सीट वोटों का ट्रांसफर कहां कराएंगे? अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 145 के आंकड़े तक निर्दलियों के सहयोग से 23 नवंबर को पहुंच जाएगी? इसके लिए भी उसे 30 से 50 के बीच सहयोगी दलों की जो संभावना है, उस संभावना की ऊपरी सीमा यानी 50 सीटों के आसपास की उम्मीद कर रही होगी, और खुद के लिए भी 80 के आंकड़े को हर हाल में पार करना होगा। बीजेपी के लिए न तो 80 पहुंचना इतना आसान है, और न ही इन दोनों पार्टियों को यानी अजीत पवार गुट और शिंदे गुट के लिए 50 पहुंचना आसान है। सामूहिक रूप से 50 पहुंचना असंभव काम है दोनों पार्टियों के लिए। पहुंच जाए वो अलग बात है। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो महाविकास आघाड़ी की चुनावी संभावनाओं को यदि आप देखें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस एक एक कर तीनों पार्टियों का देखते हैं। सबसे खराब परफॉर्मेंस जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का रहा है, उसमें एनसीपी से शुरुआत करें, शरद पवार से, तो शरद पवार की पार्टी का सबसे खराब परफॉर्मेंस चतुष्कोणीय मुकाबले में, यानी चारों पार्टियों के बीच जब आपस में ही चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा था 2014 में, तब शरद पवार की पार्टी 40 के आंकड़े से ऊपर थी सीटों के मामले में। यानी खराब हालात में भी वो 40 प्लस जा रही थी। और आज की तारीख में जब उसे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की बढ़त हासिल है, सहयोग हासिल है, उसके साथ साथ किसानों का मुद्दा है, सोयाबीन किसानों का, कि लागत उनकी 5,000 आ रही है, वसूली 3,000 भी नहीं हो रही है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब सवाल उठ प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि किसानों का मुद्दा चाहे प्याज का हो या कपास का हो, चाहे सोयाबीन का हो या कुछ और हो, किसानों के मुद्दे से आगे बढ़कर नौजवानों का मुद्दा देखें तो वो एक अलग मुद्दा है, मराठा सेंटीमेंट का मुद्दा अलग है। और इन सबके फेविकॉल के मजबूत जोड़ से, पॉलिटिकल फेविकॉल के जोड़ से जो महाविकास आघाड़ी खड़ी है, उस महाविकास आघाड़ी की स्थिति ये बनी हुई है महाराष्ट्र में कि शरद पवार की पार्टी खराब हालात में भी महाराष्ट्र में 60 सीटों के ऊपर लोगों को दिखाई दे रही है कि वो 60 सीट तो लाएगी ही। अब सवाल उठता है कि शरद पवार की पार्टी जब 60 सीटों पर है, मिनिमम 60 से नीचे सवाल ही नहीं उठता, ये बात वहां के राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भी खराब परफॉर्मेंस को देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का सबसे खराब परफॉर्मेंस 2014 में उसी चतुष्कोणीय मुकाबले में है, या 2019 को भी देखें तो वो 40 सीटों से ऊपर है, वो भी 40 सीटों से ऊपर है। कांग्रेस पार्टी जिसका जनाधार विदर्भ के पूरे विदर्भ में एक अच्छा खासा है, कांग्रेस पार्टी जिसके पास मुंबई शहर में भी ठीक ठाक जनाधार है, राज्य के दूसरे इलाकों में भी छिटपुट सीटें मिलती रही है। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में 50 से ऊपर तो लोगों को खराब हालात में भी दिख रही है। कितने पे रुकेगी? वो 80 जाएगी, 70 जाएगी,
लेकिन 40 जो उसकी खराब सीटें थी उससे नीचे तो नहीं जाएगी, क्योंकि 40 जब वो 2014 में लाई थी उस वक्त तो उसे किसी का सहारा भी नहीं था। आज तो दो दो पार्टियों का सहारा है। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में भी माना जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों मिलकर अगर बहुत बुरा प्रदर्शन करेंगी, शरद पवार और राहुल गांधी की पार्टी दोनों की साझा स्ट्रेंथ को 23 नवंबर को देखने की कोशिश करें, तो लोगों का यही आकलन है कि बहुत बुरा भी प्रदर्शन करेगी तो 2014 में दोनों अकेले लड़ी थी उससे बुरा तो नहीं करेंगी। स्वाभाविक है कि उससे हर हालत में बेहतर करेगी, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में इन दोनों की कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, साथ साथ उद्धव ठाकरे का भी स्ट्रेंथ है। मतलब 3 अंकों को ये दोनों खराब हालात में भी छू सकती हैं। अब सवाल उठता है कि असली जिसे इस बारात का, इस चुनावी बारात का दूल्हा बनाया गया, घोषित तौर पर नहीं अघोषित तौर पर ही सही, सबसे बड़े वोट कैचर, सहानुभूति की रथ पर सवार और महाराष्ट्र के चुनाव के बीच अपनी मासूमियत के सहारे और शिवसेना के आक्रामक वोट बैंक के सहारे, यानी एक तरफ उद्धव ठाकरे की मासूमियत तो दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे के द्वारा तैयार की गई वो कार्यकर्ताओं की फौज की आक्रामकता, इन दोनों के संगम से जिस प्रकार की परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनी है, वो विदर्भ से लेकर मुंबई तक, कोंकण से लेकर खानदेश तक, मराठवाड़ा से लेकर उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र तक जो हालात बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उन हालात में जो स्वतः स्फूर्त भीड़, जो स्पॉन्टेनियस क्राउड इनकी सभाओं में दिख रहा है, जहां रुक जाते हैं वहीं से सभाएं शुरू हो जाती है। बावजूद इसके क्या वो चुनावी नतीजों में परिणत हो पाएगा? लोकसभा चुनाव पर यदि गौर करें तो उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह मशाल उस ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पाया था जिस ढंग से कई दशकों से चला आ रहा चुनाव चिन्ह तीर धनुष मौजूद था, जिसके सहारे शिंदे गुट ने सीटें हासिल कर ली थी। शिंदे गुट के साथ वो 49 सीटों पर टकरा रहे हैं, और अगर शिंदे गुट को उन्होंने 2/3 सीटों पर मात देने में कामयाबी हासिल कर ली तो तय मानिए कि उद्धव ठाकरे का आंकड़ा 70 के पार जाएगा। अगर 49 सीटों में से 2/3 सीटें, जी हां 49 में से 2/3 सीटें यानी 32-33 सीटें भी शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई में मशाल चुनाव चिन्ह के साथ उद्धव ठाकरे ने हासिल कर ली तो उनके आंकड़े को 70 पहुंचने से रोकना मुश्किल है। फिर इस चुनाव में तमाम किंतु परंतु खत्म हो जाते हैं। उनकी रणनीति तो साफ है कि बहुमत के आंकड़े से वो कितना ऊपर जाएंगे, महाविकास अघाड़ी वाले ये शिवसेना को, उद्धव ठाकरे गुट को मिलने वाली सीटें तय करेंगी। अब इस हालात में सवाल ये उठता है कि जिस अंदाज में अचानक अमित शाह ने चुनावी मैदान छोड़ा है, उन्होंने दिल्ली का रुख किया है, प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया का रुख किया है, तो तय है कि वोट न तो महाराष्ट्र में दिल्ली से मिलने हैं, वोट न तो महाराष्ट्र में नाइजीरिया से मिलने हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलावा देश की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। लेकिन यह बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी से ज्यादा इलेक्ट्रोक्रेसी की थ्योरी पर चलती नजर आती है, लोकतंत्र से ज्यादा चुनाव तंत्र को प्राथमिकता देती हुई नजर आती है। यकीन न हो तो म्युनिसिपल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की भागीदारी देख लें। यकीन न हो तो चुनाव के दरमियान, छोटे छोटे चुनाव के दरमियान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्षस्थ नेताओं के उपयोग के साथ पूरी ताकत झोंकती है, उसे देख लीजिए। सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, और इन सारी बातों को स्पष्ट होने के बाद ये बड़ा पचा पाना असंभव हो जाता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा पोल स्ट्रेटजिस्ट, सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार, आधुनिक चाणक्य से जिनकी लोग तुलना करते हैं, वो अमित शाह चुनाव मैदान छोड़ जाए। विदर्भ के क्रूशियल इलाके में जहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत का लोगों को अंदाजा है कि उसी के बूते भारतीय जनता पार्टी के ये तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी 50 के नीचे रहेगी या 50 के ऊपर जाएगी, यह विदर्भ का प्रदर्शन तय करेगा। उस विदर्भ के 4 चुनावी सभाओं को सीधे सीधे बिल्कुल अंतिम क्षणों में, जब प्रचार अभियान खत्म होने में 36 घंटे का वक्त बाकी हो, तो उस 36 घंटे का वक्त बाकी रहते हुए अगर अमित शाह मैदान छोड़ के चले जाएं
96 घंटे का वक्त बाकी रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान छोड़कर चले जाएं, तो महाराष्ट्र में संदेश क्या जाता है? महाराष्ट्र में दरअसल संदेश वही जाता है जो लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां बनी हुई है। लेकिन मत भूलिए कि एकनाथ शिंदे ने जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे मध्य प्रदेश से ली गई स्कीम बताया जाता है, उसके माध्यम से जिस तरह से वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की है, वो भी एक फैक्टर है। अपुष्ट सूत्र तो यह भी दावा करते हैं कि लिफाफा भी मिल रहा है। अब उस लिफाफे की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, लेकिन वोटर्स तक लिफाफे जाने की बात भी कुछ लोग कह रहे हैं, वहां के पत्रकार कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि लिफाफा हो या डीबीटी हो, जो जा रहा है वो वोटों में कितना कन्वर्जन करा पाएगा, ये सवाल है। क्या वो मध्य प्रदेश हो पाएगा? मध्य प्रदेश में भी भाजपा की हालत पतली बताई जा रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के हालात में एक जमीनी अंतर है। मध्य प्रदेश में दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव एक तरफा जीत चुकी थी। 13-14% से ज्यादा वोटों का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में। 2018 का विधानसभा चुनाव हारी थी, लेकिन हारने के बावजूद वोट प्रतिशत ज्यादा था और केवल 7 सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली थी। 108 और 115 का मामला था, लेकिन 2 लाख के करीब वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे। यानी वोटों के मामले में वहां बीजेपी के सामने कंगाली नहीं थी। सवाल ये उठता है, और हां, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या ये लाडली बहना टाइप स्कीम से सफलता मिली, उन सभी राज्यों में एंटी बीजेपी सेंटीमेंट के आधार पर जाकर वोट करने वाले अल्पसंख्यक मतदाताओं की तादाद, उनका प्रतिशत सिंगल डिजिट में था, 4-5-6% इस तरह से था। मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह 13% नहीं था, उत्तर प्रदेश की तरह 20% या बिहार की तरह 18% नहीं था। उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी को, वो कोई स्कीम के माध्यम से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जितना बड़ा पोलराइजेशन हुआ, उसका काउंटर पोलराइजेशन बड़ा हुआ, और उसकी काट लोकसभा चुनाव आते आते पीडीए के रूप में अखिलेश यादव ने निकाल ली थी। महाराष्ट्र के हालात वो नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत जरूर मिली महाविकास आघाड़ी को, लेकिन वोट बहुत ज्यादा मिले थे महायुति को। 42% से वो ऊपर वोट उन्हें मिले थे और 43% से ऊपर वोट महाविकास आघाड़ी को मिले थे। तो सवाल यही उठता है कि जो डीबीटी दी गई है, वो स्वाभाविक है कि डोमिनेंट तबके को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में डोमिनेंट तबका कौन है, प्रभुत्वशाली तबका कौन है, मराठा वोटर है, अल्पसंख्यक वोटर। स्वाभाविक है उनके कुछ हिस्से तक भी डीबीटी का पैसा पहुंचा होगा, लेकिन 1500 रुपए जो देने की बात है वो पहुंचा होगा 4-5 महीने में जो भी मिला होगा, लेकिन उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन पहले से तय है, उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं तय है, और उसके अलावा जो वोटर है उनके बड़े हिस्से का वोट भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे वो बीजेपी के साथ है, ये बात जरूर है, लेकिन वो बड़ा हिस्सा यानी 45% के बाहर जो 55% वोट है, मराठा प्लस मुस्लिम के बाहर जो 55% है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा 60% से ज्यादा नहीं है। उन 55% में 2/3 से कम ही है, उससे बड़ा नहीं है, ये वहां के राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है। और उसका भी लगभग 1/3 हिस्सा, 1/4 से 1/3 के बीच का हिस्सा बचे हुए 55% वोटर्स का, वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। उनके अपने मुद्दे हैं, चाहे ओबीसी के मुद्दे हो, चाहे धनगर समुदाय का आदिवासी स्टेटस मिलने का मुद्दा हो, चाहे माली समाज के कम अपना मुद्दा हो। छगन भुजबल जो माली समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत नहीं दिखने की परिस्थिति हो, चाहे दलित वोटरों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो स्वर खड़े हुए, या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी जिस रूप में शिथिल पड़ती चली गई, तो उस परिस्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा दिखने लग जाए दलितों को, वो मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर महाविकास आघाड़ी जितनी तेजी से आगे बढ़ी है, तो उस परिस्थिति में क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे नंबर 1 और नंबर 2 के पास पलायन करने के सिवा, चुनावी रण छोड़ने के सिवा कोई और रास्ता भी बचा था? दरअसल बीजेपी
ढहते हुए किले को बचाने के लिए इसे आखिरी दांव के तौर पर देख रही है कि गुजरात से आने वाले, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को चुनावी अभियान से समय रहते दूर किया जाए। तो क्या यह उसी की कवायद है? दांव तो बड़ा है, लेकिन याद रखिए, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के वोटर इस देश में सबसे जागरूक वोटर माने जाते हैं। इन्हें झांसा नहीं दिया जा सकता, इन्हें किसी भी तरह से मुगालते में नहीं रखा जा सकता। इनकी प्राथमिकताएं जब एक बार तय हो जाती है, उसी प्राथमिकताओं के आधार पर ये वोटिंग करते हैं, चाहे किसी की सरकार बनाना हो, चाहे किसी की सरकार गिराना हो। शरद पवार पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, 84 साल की उम्र में दौरा कर रहे हैं, उसकी एक सहानुभूति अलग से है। सुप्रिया सुले लगातार दौरे कर रही हैं, उद्धव ठाकरे दौरे कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नाना पटोले और मल्लिकार्जुन खड़गे सब के सब महाराष्ट्र को पूरब से पश्चिम तक छान रहे हैं। तो इस दौर में धुले जलगांव में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी अच्छी स्थिति में हो सकती है, विदर्भ में टक्कर देती हुई दिख सकती है। नॉर्थ मुंबई में जहां गुजराती समाज और उत्तर भारतीय लोगों की ठीक ठाक आबादी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी टक्कर में दिख सकती है। लेकिन इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र का 70% हिस्सा है, और जिन 30% हिस्सों का मैंने जिक्र किया, वहां भारतीय जनता पार्टी कोई एक तरफा नहीं है, बल्कि वहां बेहद कांटे के टक्कर में है। तो देखते जाइए सियासत का स्वरूप क्या होता है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा का स्वरूप क्या होगा, ये सबके सामने आएगा। लेकिन 23 नवंबर की बाद की परिस्थितियों का खाका खींचने अमित शाह तो दिल्ली नहीं आए, इसका जवाब अभी नहीं, 23 नवंबर को ही मिलेगा। इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।